दोस्तों आप सभी का स्वागत है चरण INT यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर की एक आंसर की है जो मेरे पास है, उसके आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, 50 क्वेश्चन दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर एक एक ही साथ सारे सॉल्व क्वेश्चन किए तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम होगी और मुझे अपलोड करने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी मेरे पास मोबाइल का डाटा है, वाईफाई वगैरह की सुविधा नहीं है। इस वजह से हम लोग आज 50 क्वेश्चन करेंगे और 50 क्वेश्चन करेंगे अगली बार। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो ये ये जो पेपर है वो है NTPC का, जो अभी हुआ है, जो इसी बार हुआ था, 2019 में हुआ था, जो CBT फर्स्ट हुआ था, वो पेपर है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि मेरे लिए थोड़ी बहुत भी अगर फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के क्लिक रखना, जिससे कि आने वाले भविष्य में जो भी भविष्य में मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच जाएं। और इसी के अनुसार चलो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चार संख्याएं दी गई हैं। जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करें। 10, 7, 2, 5। जो 10 है वो इसमें से अलग संख्या है, क्योंकि 10 ही ऐसी संख्या है जो दो फैक्टरों से बन के बनी है, दो फैक्टरों से, 5 और 2 से, और बाकी की 7 भी सिंगल डिजिट है, 5 भी और 2 भी। ये तीनों संख्याएं तो सिंगल डिजिट है, और जो 10 है वो डबल डिजिट है। और ये डबल डिजिट भी है, एक ये भी वो लगा सकते हैं और एक ये भी लगा सकते हैं कि ये इंट गुणा होकर हो रही है, बाकी की सारी केवल सिंगल सिंगल हैं। इस वजह से पहला आंसर सही है, इसका आंसर 10 सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, राम, सागर और भगत राम 10:13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 8,050 के लाभ में से भगत राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ये दे रखा है, लाभ दे रखा है, ये दोनों का दे रखा है। 10 और 23 कितने होते हैं? 10 और 23 होते हैं 23। 10 और 23 की वैल्यू दे रखी है ये। तो 23 की वैल्यू कितनी होगी? 23 3 69 और 5 बार जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट लगा लेते हैं हम, तो 350 बार जाएगा। 350 बार जाएगा, ठीक है। ये तो आ गई सिंगल आदमी की डिजिट। अब इसमें क्या पूछा है? भगत राम का हिस्सा पूछा है। भगत राम ये 13 नंबर के हैं, तो 350 में 13 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब हम जीरो करें, एक डिजिट के बाद जीरो आएगा, इसमें भी नहीं, इसमें तो दोनों ही डिजिट में नहीं है, और इसमें दो डिजिट के बाद दो जीरो हैं डिजिट के बाद। तो 13 पंजे 65, 5 आएंगे। तो ये भी 13 पंजे 65, 6 आंसर, 6 वो हो गया, और 13 3 39, 39 और 6 45। इसका आंसर डी सही है इसका, क्योंकि ये तो बहुत, वैसे भी अगर सीधा सीधा गुणा करेंगे, 13 का 300 में गुणा करेंगे, 13 3 39, तो 3900 आ रहा है समथिंग। और ये काफ़ी कम है, ये बहुत कम है, तो इस हिसाब से ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने की दृष्टि भ्रम होता है। यहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिवर्तन, परावर्तन, मृगमरीचिका, प्रकीर्णन। इसका सही आंसर है मृगमरीचिका, क्योंकि मृगमरीचिका होती है जब हम किसी ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है या रेगिस्तान वगैरह में चले जाते हैं हम, जैसे अपने राजस्थान वगैरह में जाते हैं, तो जब भी वहाँ पर हम दूर से देखते हैं, या आपने देखा होगा कभी भी, जैसे तेज़ धूप पड़ रही है और हम गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, तो उसमें पानी पानी सा रोड पर बिखरा हुआ मिलता है ना, उसी को मृग मिर्च का कहते हैं, क्योंकि उसी से जो पेड़ वगैरह होते हैं उसी की परछाई उल्टी उल्टी प्रतीत होती है हमको, उसी को मृग मिर्च का कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 11, 13, 10, 9, 8, 20, 13 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम पहले तो इसको आरोही क्रम में लगाएंगे। आरोही क्रम में लगाने के लिए क्या करते हैं? पहले हमने 8 लिखा, 8 यहाँ से काट दिया, फिर हमने 9 लिखा, 9 भी काट दिया, फिर हमने 10 लिखा, 10 भी काट दिया, और 13 हैं 2 बार, नहीं सॉरी, पहले 11 आएगा, 11 काट दिया हमने, 11, 13 2 बार है, और बचा 20।
ठीक है। माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का मतलब होता है कि इनमें अब हमको ऐसा निकालना है, ये कितनी डिजिट है, 2 4 6 7, 7 डिजिट हैं। तो 7 डिजिट में हमको कॉमन डिजिट निकालनी है, जो बीच की मिडिल संख्या कौन सी है, इसमें से मिडिल संख्या कौन सी है, तो 7 है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एन एन अपॉन 2 + 1 होता है इसका फॉर्मूला एक, जो सीधा ये मिडिल संख्या निकाल देता है। तो हम 7 है, हमारे पास 7 डिजिट हैं, 7 में एक जोड़ देंगे, 2, 7 और 1 8, 8/8, 8/2, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो चौथे नंबर पर कौन सी संख्या है, 11वीं संख्या। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। और 12 तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि 12 तो इसमें नंबर ही नहीं है, 12 नंबर। और 13 भी नहीं है, ना 14 है। चलो अगला क्वेश्चन। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, भारतीय हिम प्राधिकरण, सीमा सड़क संगठन। इसका सही आंसर है नहीं नहीं, सीमा सड़क संगठन, सॉरी, सीमा सड़क संगठन सही, इसका सही आंसर है। इसे बोलते हैं BRO। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी फुल फॉर्म है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INS के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। इसमें यह पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस में जो अधिवेशन हुए थे, उसमें राष्ट्रगान कौन सी अधिवेशन में हुआ था। पहला नंबर तो हम यही समझ लें कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी, 1885 में। और किसने की थी, ए ह्यूम ने की थी, और ए ह्यूम जब उस समय भारत का, उसका बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल था उस समय था डफरिन था, लॉर्ड डफरिन की सिफारिश पर ये एयूएम ने इसकी स्थापना की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीय जितने हैं उनमें से पढ़े लिखे भारतीयों को एक संगठन बनाया जाए और उनको अपने कंट्रोल में लिया जाए, जिससे कि भारत और कुछ टाइम के लिए आज़ादी की मांग ना करे। लेकिन इसका उल्टा ही वो हुआ, क्योंकि जो भारत के पढ़े लिखे थे वो, उनमें ज़्यादातर लोगों ने कानून की पढ़ाई कर रखी थी, जैसे महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय हैं, और लाल पाल, ये तो बहुत ही ज़्यादा रहे थे इनमें। तो ठीक है, इतना ये है। और जो राष्ट्रगान गाया था वो 1911 में गाया था, कोलकाता में। कब गाया था, 1911 में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो थे विषय नारायण दर थे उसके, जो इसकी अध्यक्षता की थी, विषय नारायण दर। और लखनऊ तो पता ही होगा, इसकी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और जब अंबिका चरण मजूमदार जी ने, और जब इसकी वो अंबिका कांग्रेस और नरम दल और करम दल में कांग्रेस बट गई थी, तो इसका मिलन हुआ था इसमें। और सूरत अधिवेशन में आपको पता ही है, इसकी की थी रास बिहारी घोष जी ने। और इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं, वह क्या कहलाता है, वृक्ष संरक्षण, वृक्ष वानिकी, वन संरक्षण, कृषि वानिकी। इसका सही आंसर है कृषि वानिकी, क्योंकि ये जो वृक्ष लगाए जाते हैं, ये वाणिज्यिक गैर वाणिज्यिक के लिए वृक्ष उगाते हैं। इससे यह जो वृक्ष लगाए जाते हैं ना, उससे बाढ़ वगैरह का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि वृक्ष जो है ज़मीन को पकड़े हुए रखते हैं, तो उससे बाढ़ वगैरह कम हो जाती है। इसका ये कारण है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके तहत के आयु वर्ग के बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। 8 से 14, 5 से 14 वर्ष, 7 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष। और ये संविधान के अनुच्छेद 21A में इसको जो है फंडामेंटल राइट्स बना दिया है। 86वां संविधान संशोधन के अनुसार, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको फंडामेंटल राइट बना दिया है। ये मौलिक अधिकार है सभी का, कि
6 से 14 साल तक बच्चों को सर, सरकार जो है कंपलसरी एजुकेशन देगी ही देगी। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा में ही WHO, WTO और WFO, नहीं WFO को तो वहाँ नैरोबिक, वहाँ सॉरी इटली में है। और न्यूयॉर्क सिटी में किसका हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क सिटी में है यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। और वियना ऑस्ट्रेलिया में है, जो ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रेलिया में। ओपेक एक संगठन है जो पेट्रोलियम देते हैं ना, जो निर्यात करते हैं, उन देशों के लिए कंट्रोल करने के लिए एक ओपेक वो है संगठन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? अरविंद अडिग, चेतन भगत, खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ। इसका सही आंसर है अरविंद अडिग जी हैं। और चेतन भगत की बुक है व्हाट यंग इंडिया वॉन्ट्स। और इनकी एक और भी काफ़ी वो हैं, उनमें से एक और है वन अरेंज्ड मर्डर। और इनकी बहुत सी बुक हैं, और इनकी बुक ज़्यादातर, इनकी बुकों पर जैसे वो है हाफ गर्लफ्रेंड है, इनकी बुकें ज़्यादातर लव स्टोरी पर बेस होती हैं चेतन भगत जी की, मगर इसका आंसर सही है अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। 1955 से 1960, 1951 से 1956, 1961 से 1965, 1947 से 1952। इसका आंसर सही है 1951 से 1956। इसका आंसर सही है 1951 से 1956। अर्थव्यवस्था गरीबी के चक्कर से बाहर, इसमें क्या था, भूमि सुधार किया गया था। इसमें भूमि सुधार से संबंधित है ये परियोजना। और इसी में 1951 को ही पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। अनुसूची 9, और अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न, है 12वां, प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता है। क्या होता है? एक अद्वितीय आकृति, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक, एक अद्वितीय भौतिक प्रतीक, एक अद्वितीय रंग। इसका एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है, क्योंकि हमने देखा होगा जब भी जो केमिस्ट्री में धातुएं होती हैं उनको जैसे लोहा है, लोहा को क्या कहते हैं? Fe। तो इसकी बात कर रहा है, इसका क्या होता है? तो इसका यही है Fe, इसका ये सही है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, अनीता और विनीता 1950 की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करती हैं। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपये की राशि जोड़ी जाती है तो उनके हिस्सों का नया अनुपात कितना होगा? तो ये क्या दे रखा है, अनीता और विनीता राशि को आपस में अनुपात में विभाजित करती हैं, तो मतलब 11 की वैल्यू दे रखी है। ये कितनी 11 की वैल्यू? 1950। तो 11, और ये कितने बार जा रहा है, विभाजित करती है, ये उनके हिस्से में राशि जोड़ी जाती है तो उनके हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा? 11। तो कितना बचा? 8 बचा। ये गलत क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अनीता और विनीता 1950 की राशि को आपस में 6:7। अरे नहीं, सही है यार, ये गलत ही जोड़ रहा था मैं। तो 13 हो गया ना, 6 और 7 तो 13, 13 कम 13 कितना जो 13 पंजे 65। तो ये 150 बार जा रहा है, ठीक है ना, 150 बार जा रहा है ना। 100 रुपये की राशि और दे दी, 150 हो गए ना दोनों के, 150 हो गए। तो अब इनके ये भाग अलग अलग निकालो। 15 छिक्के 90, इसका 900 हो गया, अनीता का 900 हो गया, और विनीता का हो गया 15 सत्ते 105, 1050। और इसमें 100 रुपये और जोड़ दो, 100 रुपये जोड़ देंगे तो अब ये हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा 1000, ये तो हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 1150। तो कितने से कट रहा है ये आएगा 100 और 115, 100 और 15, तो ये कट रहा है 5 से कट रहा है, समथिंग 5 से कट रहा है ना। 20 पंजे 100, 20, और ये 23 पंजे, तो ये कट रहा है 5 से। तो इसका आंसर है
ए सही है इसका आंसर। क्या सही है? ए आंसर इसका सही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न के ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न संख्या प्रश्न प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं जूम कर दे रहा हूँ। ये ठीक है। तो इसमें ये सॉल्व करना है। तो हमको इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है इसका तो स्क्वायर कर दो और इसको जोड़ दो, तो 55 25 और 9 29। अब ठीक है। अब इसमें 7 7 49 और 6 7 और 6 55। ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें देगा 9 9 में 81 और 8 81 और 9 81 और 8 कितने हो गए? 89। ठीक है। तो इसका 89 आंसर होगा इसका। कहाँ 89? ये रहा 89 आंसर सही है इसका। क्या आंसर सही है इसका? 89 सही है इसका। 89 सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट। आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगना समय लगता है। आर्यन को जो है कार्य करने में विपिन से दुगना समय लगता है। तो 2/1। अगर आप बेसिक से करोगे, चलो तो बेसिक से बता दूँ मैं, वरना आप बोलेंगे कि बेसिक से नहीं बता रहा। आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगना समय लगता है। आर्यन को कार्य करने में विपिन से दुगना समय लगता है। तो इसका आ जाएगा A/B। तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है ना। आर्यन एक समय में तो बी 2 समय में। यदि दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो मतलब ये कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 3 काम कर रहे हैं। 3 और 2 टोटल काम हो गया 6। टोटल वर्क हो गया 6। टोटल वर्क 6 हो गया। अब पूछा किसका? विपिन अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? विपिन एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 6 काम है। तो 2 एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 6 कितने काम दिनों में करेगा? तो 3 दिन में करेगा। सीधा सीधा आंसर आ गया 3। इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है, एडिज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? आंतुजार, हैजा, डेंगू, मलेरिया। एडिज मच्छर इसमें से डेंगू का वाहक है। एडिज मच्छर ज़्यादातर जो साफ़ सुथरा पानी होता है ना उसमें पाया जाता है। और मलेरिया होता है मादा एनफ्लीज मच्छर से। एनफ्लीज मच्छर से होता है। और एनाफ्लीज मच्छर से। और इसका जो प्रोटोजोआ होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं उसे? प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न, शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया। तो शाहजहां की बेटी का नाम पूछा जिसने दिल्ली में जो शाहजहानाबाद में स्थापित की गई थी राजधानी, उसमें वास्तुशिल्प में परियोजना में भाग लिया था। उस बेटी का नाम क्या है? जहां आरा, रोशन आरा, बेगम इशरत, गुलबदन बेगम। उसका नाम है जहां आरा। शाहजहां की 3 बेटियां थीं। शाहजहां की 3 बेटियां। उसमें सबसे बड़ी थी जहां आरा। एक का नाम था जहां आरा, एक का नाम था रोशन आरा, एक का नाम था गुलबदन नहीं, एक था उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती हैं? खाद्य फसलें, बागवानी फसलें, नकदी फसलें, वृक्षारोपण फसलें। इसका सही आंसर है वृक्षारोपण फसलें। क्योंकि ये चाय कॉफ़ी ज़्यादातर दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर होती है। और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। और पश्चिम बंगाल की अभी वर्तमान में सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी ने एक नया दिवस घोषित किया, उसे बोलते हैं खेला होगा दिवस। अगला प्रश्न, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3k के शून्यकों के वर्गों का योग 21 है तो k का मान क्या है? इसमें एल्फा, भाई रुकना, इसमें एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 21। तो हमको क्या पूछा है? के का मान पूछा है। के का मान क्या है? तो अब हम निकालते हैं इसका मान। चलो, इसमें दे रखी है हमको एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का दे रखी है 21 वैल्यू। ठीक है ना। और इसमें एल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, इसका ये सूत्र होता है। और एल्फा बीटा होता है c/a।
क्या होता है C/A। तो माइनस वी, वी क्या है इसमें 9 और ये क्या है 1, तो इसमें अल्फ़ा बीटा तो हो जाएगा 9 माइनस का 9, ठीक है ना। क्या हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9, ठीक है। और अल्फ़ा गुणा बीटा तो C/A, सी क्या है इसमें के, सी है इसमें के, सी है इसमें 3K, सॉरी सी है इसमें 3K, और ये क्या है ए बनी दे रखा है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाएगी ये। तो हमको एक नया वो लेना पड़ेगा, 1 मिनट, नया वो लेते हैं। तो इसमें दे रखा है, ठीक है ना। तो हम हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -9, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 3K, और हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 21, ठीक है ना। तो हम इसमें सूत्र खोलेंगे वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर वाला 81 हो जाएगा। ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 21 दे ही रखा है, और प्लस ये 2AB की जगह 3K हो जाएगा, तो ये 6K हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6K। अब इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 6K। तो आंसर 6 से डिवाइड करेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 10। क्या आ जाएगी के की वैल्यू 10। तो इसका आंसर होगा, कहाँ गया, इसका भाई चलना यार, इसका आंसर होगा 10, ये सही है, इसका आंसर 10 सही है, 10, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। प्रथम विश्व युद्ध तो भाई, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। तो इसमें तो गांधी जी भारत में थे ही नहीं। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। इसी को बिना दलील बिना वकील का कानून बोलते हैं। इसी को काला कानून भी बोलते हैं। और ब्रिटिश शासन आया था 1857 में। तो 1857 में तो गांधी जी थे ही नहीं, 1857 में गांधी जी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1922 में। तो रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहते हैं इसी को। तो इसी के अनुसार गांधी जी को नज़रबंद किया गया था, क्योंकि गांधी जी एक मेन लीडर थे, इस वजह से उनको नज़रबंद किया गया था। अगला प्रश्न, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है। पीएसएलवी जो चंद्रयान पहला भेजा गया था वो पीएसएलवी से ही भेजा गया था। पीएसएलवी C11 से। और चंद्रयान 2 किससे भेजा गया था, GSLV MK3 से भेजा गया था। तो पीएसएलवी के फुल फॉर्म पूर्ण रूप पूछा है, तो पीएसएलवी का क्या नाम होगा, पीएसएलवी का नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो इसमें कहाँ है, ये है डी इसका सही आंसर है। ये तो पार्टनर सैटेलाइट है, ये हो नहीं सकता। पब्लिक सैटेलाइट है ही नहीं, प्राइवेट सैटेलाइट नहीं है। ये पोलर सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में मिशन वगैरह को भेजने का काम आती है। अगला प्रश्न है 22, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इसको हल करो। इसको कैसे हल करेंगे, अगर हम इसको करेंगे सॉल्व, पहले नंबर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 - 1/2, तो क्या आ जाएगा, एक में से आधा घट रहा है तो आधा ही बचेगा। तो ऐसे ही घटता जा रहा है, तो क्या बचेगा, ये 2/3 बचेगा, ये आगे 3/2 बचेगा, और एंड में रुको अभी 1 मिनट में समझाता हूँ और डिटेल में। अगर एक में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा बचेगा ना, आधा। अब ये, और एक में से 1/3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2/3। और ऐसे ही घटाते जाएंगे तो एंड में क्या बचेगा, 9/10। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे आगे तक। तो क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा, क्या बचेगा, एक तो पहली डिजिट बचेगी और लास्ट की डिजिट बचेगी, तो 1/10 बचेगा। और अगर आपको इसमें भी वो डाउट है तो मैं आपको अभी और डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको डाउट है कि अगर ये नहीं करना, हमको ऐसे नहीं करना, हमको नहीं आता तरीका, तो हम इसको कर सकते हैं। इसको पूरी 10 तक संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी तो है नहीं, हमारे पास टाइम तो होगा ही।
तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10। ठीक है ना। तो कैसे कटेगी अब देखो, दो, ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, ये 7 से ये 7 गया, ये 8 से ये 8 गया। तो क्या बचा, एक ये बचा और ये बचा। तो क्या आ गया, 1/10। इसका आंसर सही है 1/10। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दिए गए ग्रेड का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। चलो देखो, 2, 3, 4 और 9। तो इसमें क्या सेट हो रहा है, 2 दूनी 4। देखते हैं, इसको करके देखते हैं। सबसे पहले 4, 3 तिया 9 और 4 चक 16। तो क्या हो गया, 25, 25 यही सेट बैठ रहा है 29। इसमें अब अगले में करके देखते हैं। अगले में क्या सेट बैठ रहा है, 5 25, 36, 49। तो ये 15 जीरो आ रहा है। यूनिट डिजिट मैच कर लिया हमने। वैसे तो अगर आप पूरा करना चाहो तो पूरा कर सकते हो, 5 और एक ये यहाँ से लग रहा है तो पूरा 10 हो गया, ये हो गया। ठीक है ना। अब लास्ट करना है, लास्ट कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं। 8 8 64, 64 आ गया ये। 9 9 81, ये 10 दाएँ 100। तो एक 4 और एक 5, जिसमें यूनिट डिजिट 5 हो। यूनिट डिजिट इसमें भी 5 है। तो ये 2 तो हो नहीं सकते। कौन कौन से, ये वाले, एक ये नहीं हो सकता और एक ये नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब जोड़ के देख लेते हैं। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 100 तो खुद ही ये संख्या है, तो 145 थोड़ी होगी, 245। का आंसर सही है 245। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का 24 गुना है। उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग 750 है। यदि उन संख्या में से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है ये, जो एलसीएम है एचसीएफ का 24 गुना है। एलसीएम जो है भाई, एलसीएम जो है एचसीएफ का 24 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 24 गुना है, तो 1/24। ठीक है ना। और ये योग दे रखा है 75। कितना देखा है, 750। तो 24 और एक 25, 25। तो 25 थी है 75, तो 30 गुना है ये। ठीक है ना। और उन संख्या में से एक संख्या 90 दे रखी है। ठीक है ना, एक संख्या 90 दे रखी है। तो दूसरी संख्या पूछिए। दूसरी संख्या वो संख्या होगी जो 3 का मल्टीपल होगी। ये नहीं हो सकती, 3 का मल्टीपल ये है, ये भी है और ये भी है। तो इसमें ये तो है। ठीक है ना। अब हम एक तरीका और देख सकते हैं इसमें कि हम ऑप्शन से ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम इसको पूरी थ्योरी को वगैरह करें, मतलब बेसिक से करें। हमको नहीं करना। हम 720 को मानते हैं। ठीक है ना। 720 को हमने माना, चलो ये 720 आंसर सही है इसका। हमने माना 720 आंसर सही है इसका। 720 को रख के देखते हैं। 720 का एलसीएम एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है, क्या आ रहा है, 270 ही आ रहा है इसका, 270। और एलसीएम क्या आ रहा है इनका, इनका एलसीएम आ रहा है 3 आ रहा है, 3। तो 270 और 3, तो ये 25 गुना है, नहीं 24 गुना तो है ही नहीं है ये एलसीएम का, तो ये नहीं हो सकता। तो ये नहीं है। अब हमने देखा ये 30 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी छोटी डिजिट से थोड़ी बन जाएगा 24 गुना। तो इसका आंसर है 24 सही है। इसका आंसर क्या सही है, 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, एक 10 फीट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई जो दीवार पर 8 फीट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष दीवार पर 9.6 फीट की ऊंचाई स्थित बिंदु तक पहुंच जाए। 4.4 फीट, 3.2 फीट, 2.8 फीट और 3.92 फीट। तो इसका एक, चलो हम चित्र बनाते हैं। ये बोल रखा है इसने, 10 फीट लंबी सीढ़ी एक दीवार से लगी है। 10 फीट, 10 दे रखी है इसकी वैल्यू। 8 फीट की ऊंचाई पर, 8 फीट ये दे रखा है। ठीक है ना, 8 फीट है ये, 8 फीट की ऊंचाई पे। और ये बोल रहा है कि हमको कितनी और इधर खिसकानी चाहिए ये दीवार, ये सीढ़ी, कि ये जो इसकी हाइट है ये 9.6 हो जाए। कितनी हो जाए, 9.6। और इसका मतलब है ये वाली हाइट बताओ आप, ये क्या है, ये है क्या। हम सीधा ऑप्शन से जाएंगे इसमें भी। ये कितनी बढ़ रही है, 1.6। कितनी बढ़ रही है ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है 1.6, इससे 1.6। तो जो भी संख्या होगी वो 4 का मल्टीपल होगी, 4 का मल्टीपल होगी। ये 4 का है,
ये हो सकती है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। तो इसमें ये मल्टीपल तो फेल हो गया। अब हम देखते हैं, अब 16 का मल्टीपल देखते हैं हम, 16 का मल्टीपल कौन सा है, क्योंकि जो 4 का है वो 16 का भी मल्टीपल होगा। 16 का मल्टीपल ना ये है, 32 है, 28 नहीं है, और ना ये है। तो 16 देखते हैं एक बार, ये है क्या नहीं, ये तो है नहीं दोनों, ये तो है, ये वाला है। इसे चेक करते हैं। 16 दूनी 32 हो गया, तो कितना बचा, 72। 16 16 13 16 14 14 16 15 16 नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर सही है 32, 3.2 सही है इसका आंसर। क्या सही है, 3.2। तो दोस्तों इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। और आज 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, अगले बार 25 क्वेश्चन में फिर कभी देखता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं अगले संडे को देख लूँगा, या फिर अगले सैटरडे को, इसी सैटरडे को आने वाले को डाल दूँगा अगले 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन करके मैं 4 बार में पूरा कर दूँगा। और भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। भाई यार, नया नया शुरू किया है, तो आप प्लीज़ यार थोड़ा बहुत ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं आगे पूरा करा दूंगा आपको, क्योंकि मेरे पास काफ़ी PDF हैं। तो और अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर NTPC या ग्रुप डी जो भी है, ग्रुप डी में भी फ़ायदा देगा, क्योंकि ये ग्रुप डी अभी होने वाला है पेपर है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल पर मैं स्टैटिक की वीडियो डालता रहता हूँ, और मैंने अब सोचा है इस हफ्ते में मैं करीबन 5 या 6 दिन वीडियो डालूंगा। उसमें से हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की वीडियो डाला करूँगा एक एक दिन, और एक दिन स्टैटिक की डाला करूँगा, और एक दिन करंट अफेयर, और एक दिन पेपर सॉल्व कराया करूँगा आप लोगों को। तो इससे ये होगा कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, हमको कितना आता है कितना नहीं आ रहा। और और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में पेपर होने वाले हैं। तो इसलिए ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।